गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक। कल हमने पढ़ा था डिजीज कॉज्ड बाय वायरसेस, यानी ह्यूमन में होने वाले वायरस से होने वाले डिजीजेस, यानी जो जो डिजीज वायरस से होती है उनके पैथोजन कौन से होते हैं, यानी कि पर्टिकुलर उस वायरस का नाम। फिर उसके बाद देखा था मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी फैलता किसकी वजह से। और नेक्स्ट कॉलम अपना आता है सिम्टम का, कि जैसे कॉमन कोल्ड होता है तो उसके सिम्टम क्या होते हैं। वायरस हम पढ़ चुके थे। डिजीज कॉज्ड बाय वायरस के बाद आगे बढ़ते हैं डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोअन्स, जिसमें से मैंने आपको रीड करवा दिया था, मलेरिया को एक्सप्लेन भी कर दिया था, फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। मलेरिया जो कि होता है प्लाज्मोडियम हेल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम मलेरिया। तो ये जो प्लाज्मोडियम है ये चीज क्या है, प्रोटोजोअन से, यानी कि इनकी फैमिली, या ये कहे कि ये किस में आते हैं, तो ये प्रोटोजोअन्स में आते हैं। हमने ये तो आपको ऑलरेडी पता है कि किसी पर्टिकुलर फीमेल एनाफिलीज मच्छर के काटने से, यानी मॉस्किटो बाइट से ही मलेरिया होता है। तो यहाँ पर दे रखा है कि वेक्टर इसका कौन है, यानी कि इसको कौन हमारी बॉडी में लेकर आता है। तो वेक्टर मीन्स वाहक कौन है, तो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है, जिसकी सलाइवा में या जिसकी माउथ में ही प्लाज्मोडियम वाइवेक्स सर्वाइव कर सकता है। इसीलिए मॉस्किटो के, इसी पर्टिकुलर मॉस्किटो के बाइट से हमें क्या होगा, मलेरिया हो सकता है। तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड प्लाज्मोडियम मलेरिया, ये तीन है जो इसकी क्या है, स्पीशीज है। इन स्पीशीज यानी कि प्लाज्मोडियम की तीन स्पीशीज यानी जातियां हैं जिनकी वजह से हमें मलेरिया हो सकता है। ये वेक्टर हो गया इसका फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, ये याद रखना है आपको। उसके बाद इसके सिम्टम देखते हैं, ये कल रीड करवा चुकी थी। हाई फीवर एंड चिल्स एट फिक्स टाइम इंटरवल ड्यू टू रिलीज ऑफ हीमोजोइन आफ्टर रप्चर ऑफ इन्फेक्टेड आरबीसीज। यहाँ पे एक वर्ड है हीमोजोइन, ये चीज क्या है ना। ये तो आपको समझ में आ रहा है कि मलेरिया में तेज बुखार आता है और एक फिक्स इंटरवल टाइम के बाद आपको ठंड भी लगती है। यानी मलेरिया, सबसे पहले किसी को अगर बुखार भी आता है तो उसको पहला क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर आपको ठंड लग के बुखार आया रहा है, तो बॉडी जो चिल्स हो जाती है उसका एक पर्टिकुलर रीजन है। बॉडी चिल होती है यानी ठंड लग के जो बुखार आना है, उसके पीछे का रीजन क्या है, ये चीज हीमोजोइन, HAEMOZOIN। ये चीज क्या होती है, जब हमारा ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ एक फीमेल एनाफिलिस के बाइट करने से हमारी बॉडी में आ जाता है, तो वो जाकर सीधे लीवर में जाकर लीवर की आरबीसी सेल को डैमेज करता है। अब जिन सेल को उसने डैमेज करना शुरू किया, उन सेल से एक टॉक्सिक सब्सटेंस निकलेगा जिसका नाम है हीमोजोइन। इसीलिए यहाँ पर लिखा है आफ्टर रप्चर द इन्फेक्टेड आरबीसीज, लीवर के अंदर ये सबसे पहले फीमेल एनाफिलिस बाइट करेगा। इसकी लाइफ साइकिल आ रही है आगे, आपकी बुक में अच्छे से पिक्चर दे रखा है, वही पिक्चर मैंने यहाँ ऐड किया है, तब और समझ में आ जाएगा। इस फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के बाइट करने से ये प्लाज्मोडियम हमारे अंदर आ जाएगा, एंटर कर लेगा। एंटर करने के बाद सबसे फर्स्ट स्टॉप ये कहाँ जाएगा, लीवर में। फिर लीवर में जाके किसको डैमेज करेगा, हमारी आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल को। आरबीसी जब रप्चर हो जाएगी तो इन्फेक्टेड आरबीसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस निकालेगी जिसका नाम है हीमोजोइन। तो मे भी आपके बोर्ड में एक क्वेश्चन आ जाए हीमोजोइन चीज क्या है, तो आपको इसको हीमोग्लोबिन से रिलेट नहीं करना है, बस आरबीसी होती है रेड ब्लड सेल जिसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, वो उसको रप्चर कर देता है। रप्चर करने से उससे एक टॉक्सिक मटेरियल निकलता है, सब्सटेंस निकलता है जिसका नाम है हीमोजोइन। तो इन्फेक्टेड आरबीसी से ये चीज निकलती है और इसकी वजह से ही बॉडी चिल हो जाती है। चिल यानी ठंडी, जिसकी वजह से हमारा जो फीवर आता है वो ठंड लग के आता है, यानी चिल्स। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम लेते हैं सेकेंड डिजीज है, और ये भी होती है हमारी प्रोटोजोआ यानी प्रोटोजोअन डिजीज है, जिसका नाम है अमीबाइसिस अमीबोइक डाइसेंट्री। इसका हिंदी मीनिंग होता है, मलेरिया को तो मलेरिया ही कहते हैं, लेकिन इसका हिंदी मीनिंग होता है अतिसार। सुना होगा आपने। तो अमीबोइसिस यानी आपने देखा होगा कंटामिनेट यानी अनहाइजेनिक फूड खाने से, जैसे कहीं आप बाहर गए और बाहर का कंटामिनेट फूड खा लिया आपने जो कि प्योर नहीं है, इम्प्योर है, तो ऐसे फूड को खाने से हमें क्या होता है, अतिसार होता है, या जिसको बोलते हैं अमीबाइसिस अमीबाइक डाइसेंट्री। क्योंकि इसका नाम क्या है, अमीबाइसिस, तो इसका पैथोजन यानी किसकी वजह से होता है, इसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। तो इसको अंडरलाइन करना। और एक साइंस में हमेशा, पहले भी पिछले साल भी प्रीवियस में पढ़ाया था, मैंने बताया था कि जो भी साइंटिफिक नेम होता है उसको जब भी आप एग्जाम में या नोटबुक में लिखते हो तो आपको उस टाइम उसे नीचे दो अंडरलाइन करनी होती है, और दोनों के बीच में अलग अलग अंडरलाइन होता है, एंट अमीबा एंड हिस्टोलाइटिका। तो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका इसका क्या हो गया, पैथोजन यानी रोग कारक।
हाउस फ्लाई एक्ट एज मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी हमारी बॉडी में ये कैसे फैलता है, कैसे एंटर करता है. मैकेनिकल कैरियर सर्व्स टू ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम फेसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू फूड फेसियो ओरल ट्रांसमिशन. ये इसका मेन रीजन हुआ. फेसियो ओरल यानी कि माउथ से, और फेसियो का मीनिंग होता है ह्यूमन एक्सक्रीटा. अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है वो अपना एक्सक्रीटा ओपनली एरियाज में अगर कांटेक्ट में आ जाता है, एयर के कांटेक्ट में, या फिर ये कहे कि मेन इसका वेक्टर जो है वो कौन है, हाउस फ्लाई यानी वाहक. ये वाहक क्या करता है, इस चीज को यानी इस पैथोजन को लेकर आता है और हमारी बॉडी में कंटामिनेट फूड के साथ ये एंटर हो जाता है. यानी हाउस फ्लाइज जो होती है वो हर जगह से घूम के आती है. ये कह सकते हैं कि वो जहां जहां बैठेगी वहां से एंट अमीबा हिस्टोलिटिका को अपनी बॉडी में ले आएगी और अपने सलाइवा से या अपने लेग्स से या अपने पंखों से, विंग से उस फूड के ऊपर छोड़ देगी. तो इस तरह से हमारा फूड टोटली क्या हो जाएगा, कंटामिनेट. ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है कि एक इन्फेक्टेड पर्सन का फेसियो ओरल ट्रांसमिशन यानी उसकी वजह से या उसके फूड की वजह से हमें ये फैल सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे हाउस फ्लाई इसका मेन वेक्टर हुआ, इसकी वजह से फैल सकता है. अब इसके सिम्टम, आपको अमीबाइसिस हुआ यानी आपकी बॉडी में अगर ये एंटर कर लिया किसी की बॉडी में, तो उसके सिम्टम क्या होंगे. फर्स्ट है कॉन्स्टिपेशन, पता है आपको, जिसको हिंदी में बोलते हैं कब्ज. एब्डोमिनल पेन, स्टमक में पेन होता है. ठीक है, एंड क्रैम्प्स स्टूल, कोई मसल्स का पेन होता है. कहाँ पर, स्टमक के अंदर. स्पेशली इस चीज की वजह से हमारी ह्यूमन बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम ही सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होता है. कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्प एंड स्टूल, ये सारी प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से. क्रैम्प यानी पेन, मसल्स का पेन होता है. विथ एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स, बहुत ज्यादा जो जिसको कॉमनली बोला जाता है लूज मोशन जो होता है वो इसकी वजह से होता है. कंटिन्यू बॉडी से पूरा एक्सेसिव अमाउंट में म्यूकस और वाटर दोनों रिलीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन भी कह सकते हैं हम उसको, पानी की कमी. अब हम देखते हैं लाइफ साइकिल, यहाँ पे दे रखी है. यहाँ पे दे रखी है मॉस्किटो की लाइफ साइकिल. अब हम देखेंगे, ये आपकी बुक में अच्छे से इमेज दे रखी है, आप उसको बुक में से भी देख सकते हो. मैंने ये पिक्चर बुक से ही लिया है, नेट से, और नेट में मोबाइल में देख रहे हो. अगर आपके पास अभी भी बुक अवेलेबल नहीं है तो आप मोबाइल में भी देख सकते हो. व्हेन द मॉस्किटो बाइट्स, अब सबसे फर्स्ट बात मैं आपको ये बता देती हूँ कि यानी मलेरियल पैरासाइट जो होता है, प्रोटोजोआ जो है हमारा, प्लाज्मोडियम, वो जब हमारी बॉडी में आता है तो उसको अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में 2 होस्ट बॉडी की जरूरत होती है. कितनी, 2 होस्ट बॉडी. एक वो जो फीमेल एनाफिलीज यानी मॉस्किटो की बॉडी में कंप्लीट करता है, और एक ह्यूमन बॉडी. 2 होस्ट हो गए. अब यहाँ पे आगे आपके इसके पॉइंट्स भी आएंगे, उस टाइम और क्लियर हो जाएगा. पहले इसको पिक्चर यानी डायग्राम से देख लेते हैं. When the mosquito bites, another human sporozoites are injected with bite. सपोज करो किसी पर्सन को मलेरिया है, उस पर्सन को किसी मॉस्किटो ने बाइट किया है. अब मॉस्किटो बाइट कैसा होता है, डायरेक्ट ब्लड में होता है. तो अगर कोई मॉस्किटो बाइट कर रहा है तो उसके ब्लड में क्या आ जाएगा, स्पोरोजोइट्स. किसके स्पोरोजोइट्स आ जाएंगे, प्लाज्मोडियम के. तो इन्फेक्टेड पर्सन से वो स्पोरोजोइट्स प्लाज्मोडियम के किसकी बॉडी में आ गए, इस मॉस्किटो की बॉडी में आ गए. अब इस मॉस्किटो ने किसी हेल्दी पर्सन को, अनदर पर्सन को बाइट किया, घर में ही किसी और पर्सन को बाइट किया. When the mosquito bite, another human sporozoites are injected with bite. तो इसके बाइट से इसका स्पोरोजोइट्स किसकी बॉडी में आ गया, एक अनइन्फेक्टेड पर्सन यानी हेल्दी पर्सन की बॉडी में वो स्पोरोजोइट्स आ गया. क्या आ गया, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या प्लाज्मोडियम हेल्सीपेरम. ये चीज बॉडी में एंटर हो गई. अब सबसे पहले ये प्लाज्मोडियम पूरी बॉडी में से सबसे पहले किसको चूज करेगा, लीवर को. इसलिए बोलते हैं जिसको मलेरिया टाइफाइड एक बार हो जाता है तो उसका लीवर जो होता है वो हमेशा के लिए थोड़ा डैमेज हो जाता है, लेकिन डाइट के साथ उसको रिकवर किया जा सकता है. तो याद रखना कि सबसे पहले तो ये बॉडी में आने के बाद हमारी लीवर में जाएगा, और लीवर में भी सबसे पहले किसको पकड़ेगा, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल. दिखा यहाँ पे, पैरासाइट यानी स्पोरोजोइट्स जो यहाँ से बाइटिंग के थ्रू अंदर आया था, रीच द लीवर थ्रू ब्लड. ब्लड के थ्रू ही जाएगा क्योंकि इसका बाइट कहाँ जाता है, सीधा ब्लड स्ट्रीम में. तो ब्लड स्ट्रीम में इसने अपना स्पोरोजोइट्स छोड़ दिया.
वो स्पोरोजोइड्स ब्लड के थ्रू फ्लो होते होते सबसे पहले कहाँ अटैक करेगा, लीवर में, और लीवर में भी किसको अटैक करेगा, रेड ब्लड सेल को। लीवर में जाने के बाद यहाँ की रेड ब्लड सेल को ये अटैक करेगा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे ये जो पिक्चर दे रखा है वो किसका है, लीवर, और लीवर में आरबीसी को इसने डैमेज करना शुरू कर दिया है। द पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, आपको पता है रिप्रोडक्शन का ये फर्स्ट टाइप है एसेक्सुअली, दूसरा कौन सा होता है सेक्सुअली, जिसमें मेल और फीमेल दोनों पेरेंट का होना रिक्वायर रखता है। लेकिन एसेक्सुअल में तो जरूरी नहीं है, एक ही पेरेंट चाहिए उसके लिए, तो वो बहुत ज्यादा डेवलप होगा, यानी बहुत ज्यादा फास्ट मल्टीप्लीकेशन शो करेगा। मल्टीप्लीकेशन यानी कि एक से डबल बन जाएंगे। तो यहाँ पे स्पोरोसॉइड जो एक आया था उसने आरबीसी को डैमेज करना शुरू किया। डैमेज करने के बाद अब यहीं पे वही चीज आ जाती है कि इसने अगर डैमेज किया तो आरबीसी से क्या निकला, हीमोजोइन, अभी पढ़ चुके हैं हम। हीमोजोइन यहाँ निकलेगा जिससे बॉडी चील हो जाएगी और फीवर आएगा। क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे कि अब इस पैरासाइट जो कि इसके अंदर बॉडी के अंदर आ चुका है, उस पैरासाइट ने क्या किया, रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन लीवर सेल। हमारी लीवर सेल के अंदर ये किस तरह का रिप्रोडक्शन करेगा, एसेक्सुअली। अब एसेक्सुअली यानी एक सिंगल स्पोरोजोइट है तो वो डबल करेगा, मल्टीप्लाई करेगा और इनकी संख्या कंटिन्यू बढ़ती जाएगी। बस्टिंग द सेल एंड रिलीजिंग इनटू द ब्लड, ये पहले आपको कम अमाउंट में दिख रहे हैं, मल्टीप्लाई होंगे यानी एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस हो रहे हैं कंटिन्यू, और बैक टू बैक रिप्रोड्यूस होते होते बार बार ये क्या कर देंगे, बहुत सारे नंबर में मैनी मोर हो जाएंगे, यानी बहुत ज्यादा संख्या में बढ़ जाएंगे। और बढ़ने के बाद क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब उसका जो वॉल है वो बस्ट ओपन हो जाएगी और सारे स्पोरोजोइड्स फ्री हो जाएंगे। अब ये सारे स्पोरोजोइड्स फ्री हो चुके हैं, यहाँ से आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आगे लेते हैं, Parasite reproduce asexually in red blood cell, busting the red blood cell and causing cycle of fever and other symptom. Released parasite infect new red blood cell. अब यहाँ पे क्या करेगा कि ये पैरासाइट जो रिलीज हो चुका है एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन के कारण बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन हो चुके हैं और मैनी मोर हो चुके हैं। ये मैनी मोर स्पोरोजोइड सारे क्या करेंगे, जितनी भी आरबीसी सेल है एक को डैमेज कर दिया, उससे निकल गए, अब वो आसपास की जितनी भी आरबीसी सेल्स होगी सबको डैमेज करना स्टार्ट कर देंगे। दिखा है रिलीज्ड पैरासाइट, जो पैरासाइट रिलीज हुए वो अदर आरबीसी को डैमेज करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे ये चीज हो गई, ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ही हुआ। अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे हो गई सेक्सुअल स्टेज जिसमें कि गैमेटोसाइट्स आ जाएगा। वहां पर हमने ऊपर स्टार्ट कहाँ से किया था, स्पोरोजोइड से। अब यहाँ पे गैमेटोसाइट स्टेज हो गई, यानी कि फीमेल और मेल दो प्रकार के स्पोर्स बन गए। ठीक है, अब यहाँ पे सेक्सुअल स्टेज आ गई, गैमेटोसाइट डेवलप इन रेड ब्लड सेल। अब हमारे क्योंकि इनका डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो चुका है तो ये डेवलपमेंट आगे बढ़ के क्या बना देगा, एक फीमेल और एक मेल गैमेटोसाइट बना देगा। अब इसी पर्सन को, अब ये पर्सन जो कि पहले क्या था, हेल्दी था, अब उसको क्या बोल सकते हैं हम, मलेरिया हो चुका है, क्योंकि इस स्टेज में आते आते उसको सारे सिम्टम क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। तो अब ये पर्सन क्या हो गया, इन्फेक्टेड। अब इस पर इन्फेक्टेड पर्सन को फिर से किसी मॉस्किटो ने बाइट किया, तो इस तरह से एक बार घर में मलेरिया आता है तो मे भी हो सकता है कि इम्यूनिटी ना हो तो पूरी फैमिली मेंबर को हो जाता है। तो इसी मॉस्किटो ने फिर से इसको बाइट किया, वही साइकिल फिर से शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि मलेरियल पैरासाइट प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल दो होस्ट बॉडी में कंप्लीट होती है। फर्स्ट बॉडी कौन थी, मॉस्किटो, सेकेंड कौन थी, ह्यूमन। फिर से ह्यूमन में किस में आ गया, होस्ट में, इसमें मॉस्किटो में, मॉस्किटो से वापस किस में आएगा, ह्यूमन में। तो इस तरह से ये इन्फेक्टेड पर्सन हुआ जिसका गैमेटोसाइट ये वापस ले लेगा, क्योंकि इसने ब्लड में इंजेक्ट किया, इसके सलाइवा में फिर से ये गैमेटोसाइट अंदर आ जाएगा। फिर ये अंदर आने के बाद क्या होगा, फीमेल मॉस्किटो टेक अप गैमेटोसाइट विद ब्लड मील। जब ब्लड मील यानी ये जब मॉस्किटो इसको बाइट करेगा तो ये तो अपना खाना खा रहा है ना, ये इसका पर्पस नहीं है कि यहाँ से ये लेके जाए, बट ये जब ब्लड को मील करेगा, सक करेगा, इंजेक्ट करेगा, तो इसके जरिए ये गैमेटोसाइट इसकी बॉडी में आ जाएंगे। फिर जब ये वापस किसी को बाइट करेगा, फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द मॉस्किटोज गर्ड। अब यहाँ पे बॉडी में जब गैमेटोसाइट फीमेल मेल, ये फीमेल और मेल दोनों गैमेटोसाइट किसकी बॉडी में आ गए, एक ह्यूमन की बॉडी से एक मॉस्किटो की बॉडी में आ गए। अब मॉस्किटो के अंदर मेल और फीमेल दोनों गैमेटोसाइट के का फर्टिलाइजेशन होगा, किसकी बॉडी में होगा, मॉस्किटो की बॉडी में, फीमेल एनाफिलिस।
ठीक है। तो पर्टिकुलर फीमेल एनाफिलिस की बॉडी में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और फर्टिलाइजेशन के बाद तो आपको पता ही है मैनी मोर, बहुत सारे गैमेटोसाइट्स बन जाएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये सेलिवरी ग्लैंड में ये जो मॉस्किटो होस्ट होगा यानी मच्छर जो होगा उसके सेलिवरी ग्लैंड्स में बहुत सारे क्या बन जाएंगे, स्पोरोजोइट्स। दिख रहा है आपको सेलिवरी ग्लैंड जो कि ये बना रखी है वॉल से और इसके अंदर बहुत सारे क्या बन गए हैं, स्पोरोजोइट्स। यहाँ पे लिखा क्या है आपकी बुक में भी देख सकते हो आप, मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजोइट्स escape from the gut and migrate to the mosquito salivary gland। एक बार के लिए फर्टिलाइजेशन जो होगा वो मॉस्किटो की गट में होगा यानी उसकी बॉडी में होगा, लेकिन धीरे धीरे वो वापस पूरा जब बढ़ जाएगा तो वो कहाँ आ जाएगा, सेलिवरी ग्लैंड में, ताकि जब भी मॉस्किटो बाइट करे इस तरह से ये साइकिल कंप्लीट होता रहे। ठीक है, तो ये पूरी लाइफ साइकिल हमने जहां से शुरू की थी वो वापस यहाँ पे आ गई। तो आपने इसमें क्या सीखा, आपने ये जो लाइफ साइकिल पढ़ा, मे बी इसकी लाइफ साइकिल का कोई क्वेश्चन आए कि प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट होती है, तो ये बहुत ही शॉर्ट नोट से आप इतना भी पढ़ लो तो बहुत हो जाएगा। ये जो है वो याद रखने के लिए, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि नोट्स बहुत अच्छे हैं तो आपको बुक खोलनी नहीं है। जब भी आपके पास बुक अवेलेबल हो आपको वापस बुक से डिटेल में स्टडी करनी है। ये पिक्चर जो है वो मैंने बुक से ही लिया है हुआ। अब आगे बढ़ते हैं कि लाइफ साइकिल जो हमने इतनी पढ़ी उसका कंक्लूजन क्या है। फर्स्ट, क्योंकि आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, पढ़ चुके हैं, स्पोरोजोइड स्टेज, और दूसरी क्या होगी, गैमेटोसाइट। स्पोरोजोइड द इन्फेक्शियस फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम विच एंटर द ह्यूमन बॉडी थ्रू द बाइट ऑफ फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। फर्स्ट स्टेप यही था कि जब भी कोई प्लाज्मोडियम, जब भी कोई मॉस्किटो हमें बाइट करेगा तो उसकी बॉडी से, उसकी सलाइवा से प्लाज्मोडियम हमारे अंदर आ जाएगा, ह्यूमन बॉडी के अंदर बाइट के थ्रू आ जाएगा। सेकेंड पॉइंट, मल्टीप्लीकेशन यानी डबल, एक स्पोरोजोइट आया है तो कल उनसे 4 हो जाएंगे, 4 से 8 हो जाएंगे। मल्टीप्लीकेशन ऑफ पैरासाइट्स इनसाइड द लीवर सेल, ये मैंने पहले ही बता दिया कि जब भी सेलिवरी ग्लैंड से, मॉस्किटो के सेलिवरी ग्लैंड से स्पोरोजोइट्स हमारी बॉडी में आता है यानी ब्लड में आता है, वो ब्लड सबसे पहले कहाँ जाएगा, लीवर में, और लीवर की आरबीसी को सबसे पहले डैमेज करना शुरू करेगा। मल्टीप्लीकेशन ऑफ पैरासाइट इनसाइड द लीवर सेल, लीवर सेल में ही जाके उसका क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारा, अटैक ऑफ द आरबीसी बाय द पैरासाइट कॉजिंग द रप्चर ऑफ द आरबीसी। सबसे पहले वो पैरासाइट क्या करेगा, हमारी आरबीसी को रप्चर करेगा, पढ़ चुके हैं हम। फोर्थ पॉइंट, रिलीज ऑफ अ टॉक्सिक सब्सटेंस कॉल्ड हीमोजोइन by the ruptured RBC that causes chills and recurring fevers every 3 to 4 days। ये भी बता चुकी हूँ कि जब आरबीसी डैमेज हो जाएगी तो उन रप्चर आरबीसी में से जो चीज निकलेगी, टॉक्सिक सब्सटेंस होगा वो, और वो होगा हीमोजोइन। और हीमोजोइन ऐसी चीज है जो क्या करेगा, टॉक्सिक होगा, और उसी की वजह से बॉडी को चिल करेगा, चिल यानी ठंडा, और इसीलिए मलेरिया का बुखार ठंड लग के आता है। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट पे चलते हैं हम। ट्रांसफर ऑफ द पैरासाइट इनटू द बॉडी ऑफ द फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो व्हेन द इन्फेक्टेड पर्सन इज बीटन बाय द मॉस्किटो। एक इन्फेक्टेड पर्सन को अगर कोई फीमेल एनाफिलिस बाइट करता है तो इस तरह से क्या हो जाएगा, वो स्पोरोजोइट एक मॉस्किटो के अंदर आ जाएगा, और मॉस्किटो जब अनदर पर्सन को बाइट करेगा तो उस पर्सन के अंदर वो ट्रांसफर कर लेगा। तो इसीलिए लिखा है ट्रांसफर ऑफ द पैरासाइट इनटू द बॉडी ऑफ फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो व्हेन द इन्फेक्टेड पर्सन इज बीटन बाय द मॉस्किटो। सिक्स पॉइंट है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द पैरासाइट विद इन द मॉस्किटो टू फॉर्म स्पोरोजोइट्स। दिस स्पोरोजोइट्स आर स्टोर्ड इन द सेलिवरी ग्लैंड्स ऑफ द मॉस्किटो। ये भी पढ़ चुके हैं हम कि ये स्टोरेज या मल्टीप्लीकेशन कहाँ होता है, तो वो होता है सेलिवरी ग्लैंड में। किसके सेलिवरी ग्लैंड में, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के ग्लैंड में। 6 पॉइंट है हमारा। 7 point, the infected mosquito bites an uninfected person and the life cycle repeats। वही लाइफ साइकिल 2 में होती है कंप्लीट, एक ह्यूमन होस्ट और दूसरा मॉस्किटो। ठीक है, अब यहाँ पे 7 पॉइंट ये बोल रहा है कि जब इन्फेक्टेड मॉस्किटो किसी अनइन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करता है तो क्या होगा, मलेरिया, सीधी सी बात है। It is important to note that the malarial parasite Plasmodium required 2 hosts to complete its life cycle, the human host and female Anopheles mosquito। 3 बार रिपीट कर चुकी हूँ इस बात को कि हमारा जो मलेरियल पैरासाइट है प्लाज्मोडियम जिसका नाम है, वो अपनी लाइफ साइकिल को 2 में कंप्लीट करता है, फर्स्ट ह्यूमन होस्ट
और सेकेंड फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, आपको समझ में आ गया होगा कि प्लाज्मोडियम यानी मलेरियल पैरासाइट की लाइफ साइकिल कैसे चलती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि हमारा है डिजीज कॉज्ड बाय वर्म। आपकी बुक में दे रखा है डिजीज कॉज्ड बाय वायरस, डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। अब नेक्स्ट हम चलते हैं वर्म्स पे। वर्म्स यानी सीधी भाषा में आप क्या बोलते हो, वर्म्स यानी कीड़े। ऐसे कीड़े जो क्या होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं। इनवर्टिब्रेट्स यानी नॉन कॉर्डेट्स में आते हैं, अपृष्ठवंशी। ठीक है, तो डिजीज कॉज बाय वर्म, वर्म की वजह से कौन कौन सी डिजीज होती है। तो फर्स्ट है हमारा एस्केरियासिस। आपने सुना होगा एक ग्रुप का नाम, मैंने पढ़ाया था 11th वालों को, एस्के हेलमेंथिस। याद आया, प्लेटी हेलमेंथिस, एस्के हेलमेंथिस। हेलमेंथिस का मीनिंग ही क्या होता है, वर्म, और एस्के हेलमेंथिस राउंड। जो राउंड वर्म होते हैं उनको एस्के हेलमेंथिस में रखा जाता है। तो एस्केरियासिस ल्यूम्ब्रिकोइडिस, इस नाम से एस्केरियासिस डिजीज होती है। इसका पैथोजन कौन है, एस्केरिस। अगर ये हमारी बॉडी में आ जाता है किसी वेक्टर के थ्रू तो उस डिजीज का नाम क्या होगा हमारा, एस्केरियासिस। ठीक है, अब फेसियो ओरल ट्रांसमिशन, ये क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी बॉडी में आएगा तो आएगा कहाँ से, मुंह से आएगा, ओरल। और फेसियो यानी इन्फेक्टेड एक्सक्रीटा मटेरियल से आएगा, ह्यूमन एक्सक्रीटा। ठीक है, फीवर, एनीमिया, इसके क्या है, सिम्टम है। मस्कुलर पेन, इंटरनल ब्लीडिंग एंड ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टिनल पैसेज। इसके अंदर क्या होगा, सीधी सी बात है, एस्केरियासिस जो होता है वो भी एक तरह से हमारी बॉडी में जाने के बाद डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब करता है, पाचन तंत्र को करता है। तो फीवर यानी बुखार आएगा। एनीमिया, एनीमिया तो आप पता ही है आपको, ब्लड की या ब्लड में आयरन की कमी से होने वाले डिजीज को एनीमिया बोलते हैं, यानी खून की कमी हो जाएगी, आयरन कम हो जाएगा, मसल्स में पेन होगा, इंटरनल ब्लीडिंग होगी, अंदर के अंदर ऑर्गन में ब्लीडिंग होगी, हमें बाहर दिखाई नहीं देगी पर वो वीकनेस फील करवाएगी, टायर्डनेस एंड ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टिनल पैसेज। हमारी जो इंटेस्टाइन होती है यानी आते जो होती है उनके अंदर ब्लॉकेज होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एलिफेंटियासिस एंड फाइलेरिसिस। ठीक है, इसका पिक्चर आपकी बुक में दे रखा है। इसका कॉमन नेम है हाथी पांव रोग। इसमें ह्यूमन का कोई एक पैर या कोई ऑर्गन पूरी तरह से एबनॉर्मलिटी ग्रोथ शो कर देता है। डेवलपमेंट अगर नॉर्मल है तो उसे नॉर्मल कहते हैं, लेकिन एक पैर बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। ठीक है, और एक वर्ड है जेनाइटल ऑर्गन्स, यानी ह्यूमन की बॉडी के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और उसके साथ साथ लिम्स यानी हिंड लिम। हिंड लिम किसको बोलते हैं हम, पैर को, लेग्स। यहाँ पे आ रहा है देख लो आप। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, पहले सिम्टम देख लेते हैं। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्स एंड जेनाइटल ऑर्गन्स कॉजिंग ग्रॉस डिफॉर्मिटीज। एक एक वर्ड का मीनिंग बता देती हूँ मैं। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का मीनिंग क्या है, स्वेलिंग, किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में, किसी पर्टिकुलर बॉडी के अंग में, भाग में स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, सूजन आ जाती है बहुत ज्यादा, उसको बोलते हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। ठीक है, ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्ब एंड जेनाइटल ऑर्गन। वापिस बताती हूँ, जेनाइटल ऑर्गन यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, लोअर लिम्ब यानी हमारे पैर, इनके अंदर जो लिम्फेटिक वेसल्स होती है। अब बात आती है लिम्फ क्या है, आपने पढ़ा है, हिंदी में बोलते हैं लिम्फ को लसिका तंत्र, जो क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल, सॉल्ट एंड प्रोटीन। वापिस बता रही हूँ, आप चाहो तो यहां लिख देना, ये जो लिखा है लिम्फ, ये लिम्फ क्या चीज है, जो WBC साथ में H2O यानी वाटर और प्रोटीन, मैंने शॉर्ट में लिखा है यहाँ, लिम्फेटिक 3 चीजों से बनी होती है, WBC और भी बहुत सारा वाटर कंपोनेंट होता है इसमें। WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल, H2O और प्रोटीन और अदर चीजें, अदर सब्सटेंसेस से मिलकर कौन सा सिस्टम बनता है हमारा, लिम्फ बनती है। और पूरे लिम्फेटिक सिस्टम पूरी बॉडी में होता है, लसिका तंत्र जिसको बोलते हैं। हमारी बॉडी में क्या होता है, जब भी ये एलिफेंटियासिस, इसके ये पैथोजन हमारी बॉडी में आ जाता है, किसकी वजह से आता है, एक मॉस्किटो के काटने से आता है। इस मॉस्किटो के काटने की वजह से हमारे लोअर लिम्ब यानी हमारे पैर और जेनाइटल ऑर्गन्स यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इनके अंदर का लिम्फेटिक सिस्टम हिल जाता है, जिसकी वजह से हमारे ऑर्गन एबनॉर्मलिटी तरीके से ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। यानी कि एक पैर होगा तो वो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर लेगा, बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगा, जिसको हम नॉर्मली देख के बता सकते हैं कि ये एबनॉर्मल ग्रोथ है। ठीक है, इसका डायग्राम आपको दे रखा है, इसीलिए इसको कॉमनली हिंदी में बोलते हैं एलिफेंटियासिस फाइलेरियासिस यानी हाथी पांव रोग।
ठीक है। उसके बाद का आगे बचा है डिजीज कॉज्ड बाय फंजाई। तो फंजाई से कौन सी डिजीज होती है, अभी फंगस आपको सुनाई देने में भी आ रहा होगा, तो इसके आगे की क्लास में मैं आपको फंजाई का एक्सप्लेन करूंगी। आप तब तक इसके नोट्स को कॉपी कर लीजिएगा। थैंक यू।